आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का एसएलबी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि जो पहली क्लास हमने ली थी वो क्लास आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और डाउट समस्या नहीं होगी। एक बार आप सभी लोग बता सकते हैं कि पिछले क्लास के बारे में आपका क्या कहना है, और आप सब लोग क्लास के बाद फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है, आपका फीडबैक होता है, हमारी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाता है, हमारे उत्साह को और बढ़ाता है, और हम सब लोग और मेहनत करते हैं। तो कल मैंने आप सब लोगों को बहुत ही बेसिक सी बात समझाई थी, और आप सब लोगों ने उस क्लास को एंजॉय किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता दिया है कि अब आप लोगों को जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, अभी हम सब लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब आपको टेंशन की कोई जरूरत उसमें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये करना है कि क्लास को कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन से चीजों को समझें, और मेरे साथ क्लास नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएं। मेरे साथ क्लास नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएं। आपकी क्लास एग्जैक्टली टाइम पे स्टार्ट हो जाया करेगी, और हम सब लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास को कवर करेंगे। मैंने आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे प्यारे साथी है, सब लोगों को कल मैंने ऐसा कुछ बताया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया। मैंने आप सब लोगों को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया था। मैंने आप सब लोगों को हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम इस हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री। इसकी शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आप सब लोगों का भी फेवरेट है, और ये यूपी आरओ एआरओ का भी फेवरेट है। और जो मॉडर्निज्म की शुरुआत होती है वो यूरोपियंस के भारत में आने के साथ, लेकिन कौन से यूरोपियंस? जो इस बार कंपनी के रूप में आए थे। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। मैं इस बात को मान करके चल रहा हूं सपोज करके चल रहा हूं कि ये जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये हम आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो रहे हैं, लेकिन मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप सारे लोग इस बार यूपी आरओ यारो की प्रीलिम्स में सफल हो जाएंगे। तो फिर हमें मेंस में भी क्या करना है, जीएस पढ़ना है। तो उसकी भी तैयारी अभी से ही मैं आपको करा दिया, क्योंकि मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आप में से किसी भी साथी का कोई भी रिजल्ट आपके नहीं रुकेगा। बस आप लोगों को अपने मन में क्या रखना है कि अब जब भी कोई सा भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, कोई सा भी हो, तो अब सबसे जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके फैक्ट की होनी चाहिए। पहले जब आप पढ़ते थे, या अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को पढ़ाते हैं, मैं किसी की कमी और खामी पे बात नहीं करना चाहता हूं, तो लोग जो ये पढ़ाते हैं कि पहले फैक्ट को रखते हैं, और कॉन्सेप्ट जब खुद का क्लियर नहीं होगा तो सामने वाले का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो फिर वो कॉन्सेप्ट को रखते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। आप फैक्ट को पढ़िए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट के लिए जो जरूरी फैक्ट है उसको आपको पढ़ना है। एक हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था कि सर जो पीवाई क्यूज है उसको आप एनालिसिस कर दीजिए, एनालाइज कर दीजिए कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक से आपके पूछा गया। देखो, मैं इस बात को मानता हूं कि पहले मैं आपके टॉपिक को तैयार करवाऊंगा। पहले एक बार हम सब लोग क्या कर लेंगे, तो पहले हम लोग एक बार टॉपिक को रेडी कर लेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाई क्यूज है, उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद
उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे पीवाई क्यूज को हम लोग उसी क्लास के बाद आपके सॉल्व करेंगे, कि ताकि आपको ट्रेंड का पता चले कि किस तरीके का ट्रेंड आपके पेपर का रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और जब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर से रिलेटेड हम आपको जो पीवाई क्यूज है वो तो पहले ही करा चुके होंगे, जो आगे आने वाले पेपर में जो ट्रेंड रहेगा, आपके जो लेवल रहेगा, उसके ऊपर मैं मॉडल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ना ही क्वेश्चन के एनालिसिस का टेंशन लीजिए, ना ही सिलेबस का टेंशन लीजिए, ना क्लास के। आपको केवल एक ही बात का टेंशन लेना है कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस टाइम पे आपको लेनी है, समय पे आपको लेनी है, प्रॉपर मेरे साथ नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज करना है क्लास में आने से पहले, और कुछ आपको नहीं करना है। तो एक बार हम क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि मेरी ऑडियो, मेरा पूरा का पूरा बोर्ड, मेरी सब चीजें आप सब लोगों को सही तरीके से दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है। उसके बाद हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं आप सब लोगों को क्लास को शुरू करने से पहले ये बात बताना चाहता हूं कि आपने इस टॉपिक को मेरे से पहले भी बहुत बार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, और हो सकता है कि मेरे से ज्यादा भी आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आपको हम सिखाने के लिए यहाँ पे आए। तो सबसे जरूरी जो बात है, मैं ये कह देना चाहता हूं कि आज तक आपने इस टॉपिक को ऐसे नहीं पढ़ा होगा, आज तक इस टॉपिक को आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी भी ऐसे नहीं समझा होगा। पहली बार आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक को इतना आसानी से और इतनी ल्यूसिड मैनर में सर समझा जा सकता था क्या, तो वो मैं आज आप लोगों के काम को आसान करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथ आप हेडिंग डाल लीजिए अपने क्लास नोट्स में, अपने नोटबुक में, और हिस्ट्री की अलग से क्लास नोट्स बनाइएगा, पॉलिटी जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भी अलग से आप क्लास नोट्स बनाइएगा। एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भारत में यूरोपियों का आगमन, पहला सवाल ये उठता है कि सर भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों संभव हुआ? एडवेंट ऑफ यूरोपियन, भारत में ये जो आपके यूरोपियंस हैं, ये आपके क्यों भारत में आए? पहला सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर उनका रूट क्या था, किस रूट से आए, किस रूट से आए? फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर जब आप न्यू रूट की बात कर रहे हैं, न्यू रूट की जब आप बात करोगे सर, इसका मतलब क्या मैं इस बात को समझूं कि पहले से हमारा कांटेक्ट यूरोप के साथ नहीं था? पहले से हमारा कांटेक्ट यूरोप के साथ नहीं था सर, क्या हम इस बात को समझें? उसके बाद सर वो कारण क्या था कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आपके इंडिया में आए? कारण क्या था कि सबसे पहले पुर्तगाली ही इंडिया में आए? इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आपके मन में आएगा कि सर यूरोपियन आपके इंडिया में क्यों आए, किस रूट से आए? अगर आप न्यू रूट की बात कर रहे हैं तो क्या इसका पहले से कोई भारत के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था? और पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले क्यों आए आपके कंपनी के तौर पे? सर ये भी हमें सीखने की जरूरत है। अब एक एक करके हम बातों को समझते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और चीजों को देखते हैं। हम लोग कहां पे चलते हैं? तो हम लोग चलते हैं आपके यूरोप में। कहां पे चलते हैं भाई? यूरोप में। आप सभी लोगों को यूरोप के बारे में पता होगा। ये जो हमारा मैप है, इस मैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यूरोप। क्या दिखाई दे रहा होगा इसमें? आप सब लोगों को यूरोप दिखाई दे रहा होगा। हम इस यूरोप पे अपने आप को फोकस करते हैं। इस यूरोप के साथ एशिया है और यहां पे आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है,
ये सारे के सारे आपके वाटर पार्ट है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपके पैसिफिक ओशियन है, ये आपके इंडियन ओशियन है, ये सारे के सारे। और ये हमारे टोटल वर्ल्ड के ये क्या दिखाई दे रहे हैं, तो इस मैप में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है, हमारे वर्ल्ड में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है और जितने भी आपके ओशियन है, वो सारे के सारे इस मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे। ठीक है, दिखाई दे रहे। तो हम लोग आज जो फोकस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, यूरोप के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने बोला कि ठीक है सर, यूरोप में अगर हम ऐसा देखें कब से कब तक, तो यूरोप में हम लोग चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं 15th सेंचुरी से। अब 15th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के मिड तक हम आपके यूरोप की कहानी को देखते हैं। तो देखिए, इस समय में 15th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक आपको क्या दिखाई देता है, किस तरीके से यूरोप में क्या चेंजेस आपको दिखाई देते, यूरोप में क्या चेंजेस आपको दिखाई देते। तो यहां पे बहुत ही बड़ा, यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक चेंजेस आपके हो रहे हैं। आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत हो, हिंदी इंग्लिश किसी भी बात को, जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तब तक हमको आगे मत बढ़ने दीजिए। यानी इस वाले समय में हम पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में किस चीज को देख रहे हैं भाई, आर्थिक रूपांतरण को देख रहे हैं, आर्थिक रूपांतरण। और वो आर्थिक रूपांतरण को हम बृहद लेवल पे, लार्ज लेवल पे हम देख रहे हैं। आपने बोले कि सर क्या चेंजेज हो रहा है, अगर आप चेंजेस की बात करोगे तो क्या चेंजेस हो रहा है, तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर। आपने बोला कि ठीक है। दूसरा हम लोग किसमें देखेंगे, मैन्युफैक्चर में। दूसरा हम लोग किसमें देखेंगे, मैन्युफैक्चर। इसका मतलब क्या है कि कृषि के बारे में बात करें, आपके विनिर्माण के बारे में बात करें, तो यहां पे क्या किया जा रहा है, यूरोप में नए नए टेक्नोलॉजी का आपके यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई, नए नए तरीके के तकनीक का, नए नए तरीके के टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के कारण हो क्या रहा है, इस टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है कि जो व्यापार है, यानी जो ट्रेड है, उस ट्रेड में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। एकदम कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बातों को सुनिएगा। व्यापार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और व्यापार के लिए क्या चाहिए भाई, व्यापार के लिए चाहिए मार्केट। व्यापार के लिए क्या चाहिए, मार्केट। यानी जो पहले से आपके पास मार्केट है उसका तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन अब धीरे 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 और भी आपको नए मार्केट चाहिए। धीरे 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 आपको और भी आपको नए मार्केट चाहिए। ये यूरोप में जो चेंजेज हो रहे हैं, उन चेंजेज के असर आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने बोला कि सर जो नए मार्केट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 15th सेंचुरी में इसका एफर्ट आपको दिखाई दे रहा है। कहां पे भाई, 15th सेंचुरी। अब मैं जब 15th सेंचुरी लिखूंगा तो अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि 15th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 1400 से लेकर के 1499। तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि बड़ी चेंजेस आपको तब दिखाई दिए जब जितने भी यूरोपियन औपनिवेशिक आपकी पावर थी, जितने भी यूरोपियन कॉलोनियल आपकी पावर था, जितने भी आपके यूरोपीय औपनिवेशिक आपकी शक्तियां थी, वो सारी की सारी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां वो क्या करने लगी भाई, वो नए ऑप्शन के तौर पे, न्यू ऑप्शन के तौर पे, नए विकल्प के तौर पे आपके न्यू ऑप्शन को सर्च करना शुरू कर दिया, नए विकल्प को खोजना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्षेत्र चाहिए। और पहले से जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के ऊपर किसी न किसी का अधिकार है, किसी न किसी का अधिकार है। अब मैं जैसे ही आपको कहता हूं कि नए ऑप्शन की तलाश ये लोग करने लगे, जैसे ही मैं इस बात को कहता हूं कि नए ऑप्शंस की तलाश करने लगे, न्यू,
तो आपके मन में ये क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि सर न्यू जब आप कह रहे हैं तो क्या हम इस बात को मान के चलें कि जो ऑप्शन इनको मिलेगा उसके साथ हमारा पहले से कोई कांटेक्ट नहीं था, हमारे पहले से कोई कांटेक्ट नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? यानी अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर हम कह रहे हैं कि जो यूरोप था, जो यूरोपियन आपकी पावर थी, यूरोपियन आपकी जो पावर थी, यूरोपियन जो आपकी कंट्री थे, वो आपके न्यू ऑप्शंस की खोज में निकले। इसमें निकले भाई इन सर्च ऑफ न्यू ऑप्शन, नए विकल्प की खोज में ये आपके निकले सर्च में, और ये बाहर निकले। आपने बोले कि ठीक है सर, अच्छी बात है। तो इसका मतलब इट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है, इसका मीनिंग यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले से इन पावर्स का अर्थ यह नहीं है कि पहले से इनका कांटेक्ट नहीं था। समझ गए मेरी बातों को? इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा पहले से कांटेक्ट नहीं था। इस बात को बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा पहले से ही कांटेक्ट था, हमारा पहले से ही कांटेक्ट था। अगर हम अपने कांटेक्ट को खोजने की कोशिश करें तो जब हम क्रिश्चियन एरा की बात करते हैं, क्रिश्चियन एरा, ईसाई युग की बात करते हैं, तो इस क्रिश्चियन युग के शुरू होने के बाद भी, यानी कहने का मतलब है कि स्टार्ट होने के बाद भी और आपके आफ्टर, इसके पश्चात भी जो हमारा कांटेक्ट था यूरोप से वो था। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कांटेक्ट हमारा नहीं था। अब आप बोलोगे किससे किससे कांटेक्ट था, तो इंडिया का किससे कांटेक्ट था, तो इंडिया का कांटेक्ट आपके किससे था, तो ग्रीस से कांटेक्ट था, जिसको हम ग्रीक भी कह करके संबोधित करते हैं, और इस ग्रीक को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनान। तो हमारा कांटेक्ट था क्रिश्चियन एरा के शुरू होने से पहले भी और क्रिश्चियन एरा के समाप्त होने के बाद भी। हमारा ग्रीस के साथ कांटेक्ट था, हमारा रोम के साथ कांटेक्ट था, यानी कहने का मतलब है कि इटली के साथ कांटेक्ट था। हमारा रोम के साथ कांटेक्ट था, हमारा इटली के साथ कांटेक्ट था। तो कांटेक्ट तो पहले से ही था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट तो था। तो आपने बोला कि सर ये कांटेक्ट जो ब्रेक हुआ, ये कुछ ना कुछ आपके कारण रहे होंगे। तो कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट था हमारा, वो कांटेक्ट किसी कारण से क्या हो गया भाई, तो किसी कारण से फियटस हो गया। यानी कहने का मतलब है कि उस कांटेक्ट में एक तरीके से जो पुराने समय में हमारे यूरोप के साथ आपकी कांटेक्ट थी, उसमें एक तरीके से रिक्तता आ गई। उसमें क्या आ गया, एक तरीके से आपके गैप आ गए, तो उस गैप को फुलफिल करना था। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है सर, ये पूरी बातें हम समझ गए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये बात बताइए कि आखिर में इस मिडिवल पीरियड में, आप एंशिएंट एरा को छोड़ दीजिए सर, इस मिडिवल पीरियड में, मध्यकाल में अचानक से यूरोपियंस का इंटरेस्ट एशिया में, इंडिया में क्यों बढ़ा? पहली बात, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा कि ठीक है सर, एशिया में इनका इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन इसको वो कैसे समझते थे कि हमको एशिया में, हमको इंडिया में जाना है? तो आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग जो यात्री हैं, जो ट्रैवलर हैं, वो क्या करते थे, वो आपके अलग अलग देशों की, अलग अलग इलाकों की आपकी यात्रा करते थे, और यात्रा करने के बाद वो अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखते थे, अपनी ट्रैवल डायरी को लिखते थे। वो जहां जहां पे भी जाते थे वो अपने ट्रैवल डायरी को लिखते थे। इसी में से एक नाम आ जाता है, और वो नाम आप सब लोग जानते भी होंगे, उसका नाम आ जाता है मार्को पोलो का। उसका नाम क्या आ जाता है भी, मार्को पोलो। तो मार्को पोलो के बारे में बात करें तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो मार्को पोलो, जिसका टाइम पीरियड आपके रहा 1254 से लेकर के, जिसका टाइम पीरियड आपके रहा 1254 से लेकर के 1254 से लेकर के 1324 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहा। अब इस मार्को पोलो के बारे में बताया जाता है कि इस मार्को पोलो ने कहां की यात्रा की भाई, तो मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की।
इसकी यात्रा की भाई चीन की यात्रा। तो चीन की यात्रा का मतलब क्या है कि इसने एशिया की यात्रा करी, और इस यात्रा के दौरान जो इसने अपना एक्सपीरियंस लिखा, उस एक्सपीरियंस से मार्को पोलो के इस एक्सपीरियंस से यूरोप आपके एशिया से बहुत ही ज्यादा आपके अट्रैक्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा आपके आकर्षित हुआ। क्यों भाई? क्योंकि मार्को पोलो ने जिस तरीके से आपको बताया, वो बताता है कि यहां पे एशिया में किस तरीके से आपके बेशुमार आपकी धन है, किस तरीके से आपके बेशुमार धन है, ये बात बताता है। किस तरीके की आपकी रिचनेस है, किस तरीके की आपकी समृद्धि है, वो इस बात को बताता है। और उस समय यूरोप की जो अन्य आपकी शक्तियां हैं, वो आपके नए विकल्प को ढूंढ रही हैं, नए बाजार को ढूंढ रही हैं, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जाए। वो मार्को पोलो के कहीं ना कहीं इस वृत्तांत को पढ़ के, मार्को पोलो के इस आपके ट्रेवल डायरी को पढ़ के एक उनकी एश्योरिटी हो गई कि अब हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए, अब हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप सब लोग? तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि यही कारण है, यही कारण है कि जो यूरोप की आपकी शक्ति है, वो यूरोप अब आपके किस में इंटरेस्ट देखने लगे, तो वो यूरोप अब एशिया में इंटरेस्ट आपके देखने लगे। वो यूरोप किस में इंटरेस्ट देखने लगे, तो वो यूरोप आपके इंडिया में इंटरेस्ट देखने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप आना तो चाहते हैं, लेकिन रूट क्या है? तो सबसे बड़ा इन लोगों के सामने एक ऑप्शन था कि रूट कौन सा होगा, किस रूट से ये पहुंचेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने खुद ये बात बताया, आपने अभी खुद ये बात बताया कि पहले से भी यूरोप के साथ हमारे कांटेक्ट थे, लेकिन एक समय में आकर के उस कांटेक्ट में थोड़ा सा आपके क्या हो गया था, गैप हो गया था। एक समय में उस कांटेक्ट में थोड़ा सा आपके थिएटर्स हो गया था, आपके एक तरीके से गैप हो गया था। और इस गैप के पीछे कारण था, और इस समय में जो दूसरी शक्ति थी, उसने यूरोप से एशिया और इंडिया तक आने वाले जो लैंड रूट था, जो वाटर रूट था, उन दोनों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था, कंट्रोल कर लिया था। इसका मतलब है कि अब इन दोनों रूट जो ट्रेडिशनल तरीके से यूज होता था, अब उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपकी मजबूरी कहिए, अगर आपकी जरूरी है तो आपकी मजबूरी भी साथ साथ में है, और आपको अब एक नया रूट आपको सर्च करना पड़ेगा, अब एक न्यू रूट आपको खोजना पड़ेगा जो सीधे यूरोप से आपको एशिया में, आपको साउथ एशिया में पहुंचा सके। तो अगर यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी प्यारे साथियों को क्लियर है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट कि सर यहां तक की सारी बातें क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं है। अब हम इससे आगे की बात को बढ़ेंगे, समझेंगे कि आगे अब क्या होता है, और इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग लाइव हैं फटाफट एक बार बताएंगे कि यहां तक की सारी बातें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर आप आज की कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखोगे, सुनोगे तो समझ जाओगे, तो इसके बाद एकदम स्मूथ है। इसके बाद कुछ भी आपको नहीं समझना है, इसके बाद केवल फैक्ट, कहानी, स्टोरी, इवेंट, लड़ाई, बस इसके अलावा कुछ आपको नहीं है। आज के ही कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ये हमारा चैप्टर्स है। तो आज की कॉन्सेप्ट को जितने ध्यान से हम समझेंगे उतना बेहतर हमारे लिए होगा। तो आप बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आपको हमसे शेयर करना है, बिल्कुल भी छुपाना नहीं है, क्योंकि घाव जो होता है डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए। अगर सही समय पे सही तरीके की समस्या डॉक्टर को पता चल जाए तो उसको अच्छे से डायग्नोस किया जा सकता है। उसी तरीके से आपके स्टडी में आपका कंटेंट होता है। अगर आपको डाउट है तो उस डाउट को आप पूछिए कि सर ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ में आया। वो टीचर जानता है कि हाँ इसको कैसे डायग्नोस किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं किसी भी टॉपिक को, अगर आप सरेंडर कर दे कि सब कुछ नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता देता हूं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग बस मेरे क्लास में थोड़ी सी आप लोगों से मैं एक्टिवनेस चाहता हूं, सक्रियता चाहता हूं, कि ताकि मैं आपसे कनेक्ट होकर के पढ़ा सकूं। अगर आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके अंदर खुशी भर दूंगा इस कंटेंट से, इस क्लास से। अब सुनिए आप सब,
मैंने आप लोगों को जो बातें बताई वो आपको समझ में आ गया ना, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले ही ये बार बार यानी क्लास के शुरू से ही इस बात को मैं कह रहा हूं कि यूरोप के साथ हमारी कांटेक्ट थी, पहले से ही कांटेक्ट थी, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी शक नहीं है। तो सर ये कांटेक्ट कैसे थे, यूरोप के कौन से देश के साथ हमारा कांटेक्ट था? अगर हम एंशिएंट टाइम को छोड़ दें तो अगर उसके अलावा हम बात करें तो किसका कांटेक्ट था? आप सब लोगों ने इटली के बारे में सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा, आप सब लोगों ने इटली के बारे में सुना होगा। ये जो इटली था, इस इटली में उसको निशा मैं बताऊंगा, मार्को पोलो की जो ट्रेवल डायरी है उसको मैं बताऊंगा कि उसको क्या कहते हैं। अभी केवल एक बेस जानिए कि मार्को पोलो ने अपनी ट्रैवल डायरी में जो बातें करी उससे आपके क्या आकर्षित हुआ। इन सारे के सारे ट्रैवलर को हम सब लोगों को आगे पढ़ना है कि कौन से शासक के समय में आए, इन्होंने क्या लिखा, क्या बताया, किस तरीके की चीजों को करा। तो इसीलिए हम उस बेस को टच करते हुए आगे की बढ़ेंगे, जो जरूरी होगा उसको डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे ताकि आपकी कनेक्टिविटी बना रहे और ब्रेक भी हमारा फ्लो में आपके ब्रेक भी ना हो। तो आप सब लोगों को पता है कि इटली में क्या हुआ, रेनेसा हुआ। इटली में क्या हुआ भाई, तब पुनर्जागरण। इटली में रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण। अब इस पुनर्जागरण का प्रभाव आपके बढ़ा और इस प्रभाव के कारण इटली ने क्या किया, तो भाई देखो अब आपको मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मध्यकाल में भी यानी एंशिएंट एरा के बाद भी यूरोप का एशिया के साथ व्यापार था, लेकिन उस व्यापार के ऊपर पूरा का पूरा एकाधिकार किसका था, तो पूरा का पूरा एकाधिकार आपके इटली का था। आपने बोला कैसे सर, कैसे इटली का था? तो जो जितने भी आपके पूर्वी देश हैं, जितने भी ईस्टर्न आपकी कंट्रीज हैं, उन सारे पूर्वी देशों से व्यापार किसका होता था? उन सारे पूर्वी देशों से व्यापार कौन करता था, तो इटली करता था। कौन करता था? इटली। और इटली से होते हुए ये सारे के सारे पूर्वी देशों की जो आपकी सामान है, पूर्वी देशों की आपकी जो चीजें हैं, वो आपके यूरोप के बाकी सारे देशों में सप्लाई किया जाता। बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज में एक तरीके से आप समझिए कि सप्लाई किया जाता। मैंने आपको क्या बताया कि पूर्वी देशों से ये कहां पे पहुंचा, पूर्वी देशों से इटली पहुंचा और इटली से कहां पे पहुंचा, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा। इसका सीधे तौर पे ये मतलब हो गया कि ये फायदा किसको हो रहा है, ये प्रॉफिट किसको हो रहा है, तो यूरोप में केवल और केवल एक शक्ति को फायदा हो रहा है। और वो शक्ति कौन सी है भाई, तो वो शक्ति है आपकी इटली। और उसके पीछे कारण क्या है, इटली में आपके रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, जो कि मैं आगे चल करके वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा कि ये क्या है। अब यहां पे जो इटली का धीरे धीरे जो यूनानिमस आपके राइट हो गया था, इटली जो इस तरीके से यूरोप में एकमात्र शक्ति जो पूर्वी देशों के साथ आपके व्यापार करती थी, इसके चलते जो बाकी के यूरोपीय देश थे वो सब चाहने लगे कि इटली को कैसे तोड़ दिया जाए। इटली का जो एकाधिकार है, उस एकाधिकार को, उस स्पेशल राइट को कैसे आपके तोड़ा जाए। बात समझ गए? तो इसका मतलब सीधे तौर पे अब हम लोग थोड़ा मैप में आते हैं, और मैप में जब हम आते हैं तो आपको मैप में ये चीज दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या भाई, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा इटली। यहां पे क्या दिखाई दे रहा होगा, इटली। तो इटली क्या कर रहा है, तो इटली आपके इन क्षेत्रों से आपके व्यापार कर रहा है। और कब, तो भाई यूरोप का एकमात्र ऐसा देश, और इस इटली से आपके जो चीजें हैं वो आपके फ्रांस में जा रहा है, वो आपके यूके में जा रहा है, वो आपके और भी जो आपके देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, जो आपके पुर्तगाल है, वहां पे जा रहा है। जिसके कारण अब इटली जो है वो आपके दिन प्रतिदिन इटली जो है आपके क्या हो रहा है भाई, इसके रिचनेस में, इसके आपकी मतलब धन दाने में ये बहुत ही ज्यादा आपके क्या हो गया भाई, मतलब सबसे बेहतरीन आपके देश के तौर पे दिखाई देता है। तो ये जितने भी आपके यूरोप के और सारे देश हैं, वो सारे देश है,
वो सब के सब वर्सेज क्या हो जाएंगे, तो वर्सेज यूरोपियन अदर यूरोपियन कंट्रीज। इसका मतलब क्या हो गया कि यूरोप की अन्य सारी जो आपके देश है वो क्या चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, हमें इसके एकाधिकार को तोड़ देना है, हमें इसके यूनानिमस राइट को तोड़ देना है। बात समझ रहे हैं आप सब लोग? कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहेंगे तो इसको हम जूम कर देंगे कि ताकि चीजें और आपको समझ में आ जाए। अब दिखाई दे रहा होगा ना भाई, इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर देते हैं तो देख लिया आप सब लोग। तो इटली एकमात्र ऐसा देश जो उस समय अपने यहां पे हुए पुनर्जागरण का जो 15 सेंचुरी के आसपास आपके हुआ था उसका फायदा उठाता है और पूर्वी देशों के साथ एक तरीके से व्यापार का एकाधिकार स्टैब्लिश करता है। और पूर्वी देशों से व्यापार इटली करता है और इटली जो आपकी पूर्वी देशों की जो आपकी चीजें हैं उसको किसको सप्लाई करता है, तो वो सप्लाई करता है अदर यूरोपियन कंट्रीज को। तो यूरोपियन कंट्रीज को ये चीजें समझ में आ जाती है कि हमने अगर इसके व्यापार एकाधिकार को नहीं तोड़ा तो फिर क्या हो जाएगा, आपके दिक्कत हो जाएगी। तो भाई क्या इसके व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा जा सकता था, तो कैसे तोड़ा जा सकता था? कुछ नए रिसर्च आपके जरूरी है। आपने बोले कि ठीक है सर, तो नए रिसर्च क्या है? अब चलो हम लोग चलते हैं 15th सेंचुरी में, हम लोग चलते हैं 16th सेंचुरी में। तो जब हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है भाई? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में, तो 16th सेंचुरी में आप लोगों को दिखाई देगा कि यहां पे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो जाती है। इस चीज की शुरुआत हो जाती है, तो भाई तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो जाती है, यानी मुद्रणालय की आपकी शुरुआत हो जाती है। चीजों को प्रिंट किया जाना आपकी शुरू हो जाता है, अलग अलग आपकी बातों को, आपकी इंफॉर्मेशन को आपके प्रिंट किया जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहां पे आपके नक्शे बनाने भी शुरू हो जाते, मैपिंग भी आपके शुरू हो जाता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचा जाए, उसकी भी आपकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। तीसरी बात, यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजों की डिस्कवरी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजों की डिस्कवरी होती है जिससे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना आपके आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कंपास को देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कंपास को देख सकते हैं, यानी इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, तो इसके माध्यम से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन को आप पता लगा सकते हैं। उस डायरेक्शन का क्या लगा सकते हैं भाई? पता लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे, यानी और भी यहां पे आपके इस वाले आपके उसमें देखोगे तो बहुत सारे आपके खोज दिखाई देते, बहुत सारे डिस्कवरी जो कहीं ना कहीं चीजों को आसान बनाने का काम करता है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, हम पूरी बातों को समझ गए, यहां तक हमें कोई समस्या नहीं। अब जो हमें बात देखनी है उसके बारे में हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अब मैं क्या देखना चाहता हूं। तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि सर क्या अब सबसे पहले कौन आएगा भाई? तो सबसे पहले अब भारत में कौन आएंगे? तो भारत में अब आएंगे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आएंगे? तो भारत में पुर्तगाली। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर भारत में पुर्तगाली ही सबसे पहले क्यों? यह क्वेश्चन आएगा। एक एक प्रश्न को अपने मन में लाते रहिए। द पोर्टुगीज इन इंडिया, और भारत में कौन आएंगे भाई? पुर्तगाली। तो फिर से आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर यूरोप के साथ पहले हमारा कांटेक्ट था, लेकिन इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। आपने बोले कैसे समझ सकते हैं? सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, ध्यान से मेरी बातों को देखिए। असर कुछ ऐसा है कि जब हम 6th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको अलग से लिखते हैं कि ताकि और ज्यादा चीजें क्लियर आपको समझ में आएगी। हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं। सुनिएगा आप सब, खूब ध्यान से सुनिएगा बातें। हम लोग कहां पे आते हैं? 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी में आते हैं। तो बाय द एंड ऑफ 6th सेंचुरी, यानी 6ठी शताब्दी के अंत में जब हम देखें तो क्या दिखाई देता है? अंत तक अगर हम देखें 6ठी शताब्दी के अंत तक, तो क्या दिखाई देता है अंत तक? तो यहां पे समझिए क्या दिखाई देता है, मैं आपको बता रहा हूं।
मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रीस है, जो मैंने आपको बताया, जो ग्रीस है, ये पहले ही मैंने आपको बताया, और जो रोम है, उसके साथ आपके भारत के व्यापारिक संबंध थे। उसके साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन थे, उसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन थे, यानी व्यापारिक संबंध। आपने बोला कि सही बात है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि जब तक रोमन साम्राज्य था, जब तक रोम एम्पायर था, तब तक तो ये चलते रहा। लेकिन जैसे ही आपके रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, जैसे ही आपके रोमन एम्पायर का पतन हुआ, जैसे ही रोमन साम्राज्य का आपके पतन हुआ, तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ये जो व्यापारिक संबंध थे भारत के साथ, ये व्यापारिक संबंध भी एक तरीके से क्या हो गए, तो ये जो ट्रेड रिलेशन आपके था, उस ट्रेड रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, रिक्तता आ गई। उस ट्रेड रिलेशन में क्या आ गई भाई, उस ट्रेड रिलेशन में रिक्तता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हियाटस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हियाटस, यानी क्या आ गई, रिक्तता। तो ये जो रिक्तता आई थी, इस रिक्तता को, यानी जो जगह आपके खाली हो गया, इसका मतलब है कि पहले हमारे कॉन्टेक्ट थे, लेकिन रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, आफ्टर विद द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, विद द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, विद द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत और यूरोप के, स्पेशली हम ग्रीस की बात करें, इटली की बात करें, तो उसके साथ जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, उसमें एक खालीपन आ गया। उस खालीपन को समाप्त करने का काम, यानी ये जो आपकी हियाटस है, उसको समाप्त करने का काम किसने किया, तो उसको समाप्त करने का काम किसने किया, तो उसको समाप्त करने का काम आपके पुर्तगालियों के, उसको समाप्त करने का काम किसके द्वारा किया गया, तो पोर्टुगीज के द्वारा किया गया। अब ये उस व्यापारिक संबंध को, ये उस व्यापारिक संबंध को आपके क्या करने लगे, तो ये उस व्यापारिक संबंध को, ये उस आपके व्यापारिक संबंध को आपके आगे बढ़ाने लगे, ये उस व्यापारिक संबंध को आगे की ओर बढ़ाने लगे। इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आप समझ गए। तो मैंने ये जो बात बताई कि 6वीं शताब्दी के अंत तक, 6th सेंचुरी के अंत तक, आप सब लोग देखोगे कि जो पहले ग्रीस और रोम के साथ भारत के जो ट्रेड रिलेशन थे, वो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, विद द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, उसमें आपके क्या हो गया, खालीपन आ गया, उसमें रिक्तता हो गई, यानी एक तरीके से कनेक्शन टूट गया। तो उस कनेक्शन को जोड़ने का काम जिस शक्ति ने किया, उस कनेक्शन को जोड़ने का काम जिस शक्ति ने किया, वो शक्ति कौन थी, पुर्तगाली। वो शक्ति कौन थी भाई, पुर्तगाली। इसके बारे में तो मैंने ये जो मैप आपको दिखाया, जो मैप आपको दिखाई देगा, ये आपके क्या है, ये देखिए, अगर आपको मतलब सही तरीके से दिखाई देगा, तो ये क्या है, इटली, और ये क्या है, ग्रीक, और इन दोनों के साथ ये जो आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके भारत के साथ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो क्या है भाई, तो वो पुराना, यानी जो ओल्ड ट्रेड रूट था, जिससे आपके क्या होता था, तो ओल्ड ट्रेड रूट, जिससे आपके यूरोप के साथ भारत के व्यापार होते थे। लेकिन ये कब की बात, तो बिफोर पोर्टुगीज, यानी बिफोर एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज, यानी पुर्तगालियों से पहले, 6वीं शताब्दी के पहले तक, यानी एंशिएंट टाइम में अगर हम बात करें, तो ये वो आपके रूट थे, जिससे आपके ग्रीक के साथ, जिससे आपकी इटली के साथ आपके भारत का क्या होता था भाई, तो भारत का आपके व्यापार होता था। आप बात समझ गए। अब यहां से आगे की ओर हम बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूं, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप, ये क्या भाई, इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ना भाई। अगर आप भारत में प्रवेश पाना चाहते, अगर आप भारत में प्रवेश पाना चाहते हैं, भारत में एंट्री चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, दो आपके
रूट है जिससे आप भारत में प्रवेश पा सकते हैं। आपने बोला कि कौन कौन सा रूट, तो एक जो है उसको क्या कहते हैं, लैंड रूट, और जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं, आपके वाटर रूट। तो एक कौन सा है भाई, तो एक है स्थल मार्ग। खूब अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहुंच गए। एक कौन सा है, लैंड रूट, और दूसरा कौन सा है भाई, तो वाटर रूट। ये दो मार्ग है जिससे आप भारत में कोई भी विदेशी शक्ति आपके भारत में प्रवेश कर सकते। हम एंट्री के बारे में बात करें, ये किसके लिए हम बात करें भाई, तो किसी भी फॉरेनर के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये आपके दो रास्ते से भारत में प्रवेश कर सकते। आपने बोला कि ठीक है सर, दो रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। अब कैसे कैसे प्रवेश कर सकते हैं, मेरी बातों को ध्यान रखिए। तो अगर आपको लैंड रूट से इंटर करना है, तो लैंड रूट से इंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भारत की नॉर्थ वेस्ट की जो आपकी सीमा है, उस नॉर्थ वेस्ट सीमा को पार करना पड़ेगा। जो नॉर्थ वेस्ट की आपकी सीमा है, उस नॉर्थ वेस्ट की सीमा को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, तब आप आएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लैंड रूट से आना चाहते हैं, तो लैंड रूट से आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाल्कन प्रदेश। अगर आप कहां से आना चाहते हैं, यूरोप से, हम किसके लिए एंट्री बता रहे, यूरोप से, तो बाल्कन प्रदेश आपको होके, बाल्कन प्रदेश से होते हुए फिर आपको कहां पे आना पड़ेगा, तो बाल्कन प्रदेश से होते हुए आपको कहां पे आना पड़ेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो बाल्कन प्रदेश से होते हुए आपको कहां पे, तो आप देखो कहां पे जाओगे, आप जाओगे टर्की जाओगे, आप तुर्की जाओगे, आप कहां पे जाओगे भाई, तो आप पर्शियन यानी आप फारस में जाओगे। उसके बाद आप सब लोगों को कहां पे दिखाई देगा, ईरान में जाओगे, इराक में जाओगे। ये होते हुए आप कहां पे पहुंचोगे, अफगानिस्तान पहुंचोगे। आप कहां पे पहुंचोगे, अफगानिस्तान। और जब आप अफगानिस्तान पहुंच गए, तो अलग अलग तरीके के पासेज हैं, अलग अलग तरीके के आपके दर्रे हैं। उन दर्रों को होते हुए, उन दर्रों से होते हुए तब जाकर के आप कहां पे पहुंचोगे, इंडिया पहुंचोगे। तब जाकर के आप कहां पे पहुंचोगे, इंडिया पहुंचोगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, अब इसको तुरंत मैप में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मैप आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा देखिए इसको अच्छे से ध्यान से, कि आप यूरोप से आना चाहते हैं, तो यूरोप से कैसे आएंगे आप, ये वाला यूरोप है नहीं, ये पूरा का पूरा पोर्शन यूरोप है। तो आपको कहां कहां पे जाना पड़ेगा, ये देखिए, आपको टर्की जाना पड़ेगा, ईरान जाना पड़ेगा, इराक जाना पड़ेगा। ये होते हुए आप कहां पे पहुंचेंगे, तो ये होते हुए आप अफगानिस्तान में पहुंचेंगे। और यहां से अलग अलग तरीके के आपके पासेज है, उससे होते हुए आप कहां पे पहुंचेंगे, भारत में पहुंचेंगे। बात समझ के, वहां से होते हुए। तो मैंने आपको यही बात बताई कि अगर आप लैंड रूट से भारत आना चाहते हैं, तो भारत की जो आपकी उत्तर पश्चिमी सीमा है, ये वाली जो आपकी सीमा है, इस सीमा से आपको आना पड़ेगा भारत में, इस सीमा से आपको आना पड़ेगा भारत में। और बाल्कन प्रदेश होते हुए जो तुर्की, फारस, जो ईरान, इराक है, उससे होते हुए आप कहां पे पहुंचेंगे, तो होते हुए आपको पहुंचना पड़ेगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से अलग अलग तरीके के आपके दर्रे बने हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया, ये किस लिए दिया भाई, कि आप लैंड रूट इस तरीके से आप पहुंच सकते थे पहले। अब देखो, अब आप कहां पे पहुंच गए, अब ये अलग अलग तरीके के आपको पासेस दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग तरीके के आपको पासेस दिखाई दे रहे होंगे। इस पासेस को थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अब यहां पे अफगानिस्तान आप पहुंच गए, अफगानिस्तान पहुंचने के बाद ये देखो अलग अलग तरीके के पासेस, पहाड़ों के बीच के रास्ते, ये वाला रास्ता, इससे आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं। ये वाला रास्ता, इससे आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो यानी ये जो आपके पासेज है, जैसे खैबर पास आपने देख लिया, जैसे गोमल दर्रा देख लिया, तो स्थल मार्ग से प्रवेश करने के लिए आपको अफगानिस्तान तक पहुंचना था। और अफगानिस्तान तक पहुंचने के बाद इस प्रकार के दर्रों का प्रयोग करके, इस प्रकार के पासेस का प्रयोग करके आप भारत वाले क्षेत्र में पहुंच सकते थे, आप भारत वाले हिस्से में आप पहुंच सकते थे। आप बात समझ गए।
अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो सर ये बात तो हम समझ गए कि ऐसे हम भारत में पहुंच सकते हैं, लेकिन सर दूसरी बात आप हमें ये बताइए कि अगर हमको वाटर रूट से पहुंचना है, अगर हमको जल मार्ग से पहुंचना है, तब हम कैसे पहुंचेंगे? तो जल मार्ग से आराम से आप पहुंचे जा सकते हैं। जल मार्ग मतलब समुद्री मार्ग। उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेडिटेरियन सी यूज करना पड़ेगा। उसके लिए यूज करना पड़ेगा मेडिटेरियन सी, उसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको ब्लैक सी, उसके लिए यूज करना पड़ेगा ब्लैक सी। मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ब्लैक सी यानी जिसको काला सागर बोलते हैं, वो होते हुए आप कहां पे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे गल्फ ऑफ पर्शियन, यानी आप पहुंचेंगे फारस की खाड़ी। आप कहां पे पहुंचेंगे भाई? फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे। अब जैसे ही फारस की खाड़ी में आप पहुंच गए, तो अब अरब सागर होते हुए, अरब सी होते हुए, अरब सागर होते हुए आप कहां पे पहुंच सकते हैं भाई? तो अरब सी से आप इंडिया में पहुंच सकते हैं। अरब सागर से आप कहां पे पहुंच सकते हैं? इंडिया में। तो अगर आपको जल मार्ग से आना है, अगर आपको जल मार्ग से आना है, तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जल मार्ग से आने के लिए, यानी ये तो मैंने वाटर रूट आपको लैंड रूट आपको बता दिया पासेज से होते हुए, अगर आपको यहां पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए ये क्या है? अरबियन सी, यानी इस अरब सी से होते हुए आप भारत में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके पहुंचने के लिए यहां पे गल्फ सी, तो ये जो पर्शियन गल्फ है, ये जो फारस की खाड़ी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी, इसका मतलब है कि अगर आपको वाटर रूट यानी जिसको हम सी रूट कहते हैं, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको और थोड़ा क्लियरिटी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और थोड़ा क्लियरिटी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है मेडिटेरियन सी। तो इस मेडिटेरियन सी को यूज कर सकते हैं आप, इस ब्लैक सी को आप यूज कर सकते हैं, और इसके होते हुए आप कहां पे जाएंगे भाई? तो इस आपके गल्फ आप जाएंगे, फारस की खाड़ी में जाएंगे, और यहां से आपको क्या दिखाएगा? अरब सागर, और इस अरब सागर से होते हुए आप कहां पे पहुंच सकते हैं? तो आप पहुंच सकते हैं भारत में पहुंच सकते हैं। आप कहां पे पहुंच सकते हैं? भारत में पहुंच सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये बात मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। अब आपने बोला कि सर एवरीथिंग इज क्लियर, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों रूट भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। अब समस्या क्या आ गई? उन समस्या को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो एक बार आप लोग बताइए कि यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है या नहीं है? किसी भी साथी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अभी तक आपने इस टॉपिक को बहुतों से पढ़ा होगा, और आप भी मेरे से अच्छा जानते होंगे, लेकिन इस टॉपिक को इस तरीके से समझा जा सकता है, शायद ये आपके लिए पहली बार हो रहा होगा। तो ध्यान से अगर बातों को समझिएगा तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बताइए आप सब लोग को यहां तक की चीजें क्लियर है कि नहीं? सब लोग एक बार कमेंट कर दो, उसके बाद हम आगे अपने पुर्तगालियों को भारत में लाने का जुगाड़ लगाते हैं। जल्दी बताइए। बस थोड़ा सा आप लोग क्लास में हमारे साथ ना कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट का मतलब क्या है कि जब मैं आपसे पूछूं कि क्लियर है कि नहीं, तो आप बता दीजिए कि सर क्लियर है, और बाद में भी कोई बच्चा इस क्लास को देखे तो आप लोग इस क्लास का फीडबैक जरूर लिखिए। इस क्लास का फीडबैक जरूर लिखिए, कि ताकि आपके फीडबैक को देख करके और भी जो बच्चे हैं वो भी इस बात को समझे कि इतने अच्छे कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना चाहिए, हमें इस क्लास में आकर के सीखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो जो भी जेन्युइन आपका फीडबैक है उस क्लास के नीचे आप लोग जरूर लिखा कीजिए। समझ में आ गया आप सब लोगों को? कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, नहीं दिक्कत है। अब मैं आप सब लोगों को आगे की बात बताने वाला हूं, चीजों को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो आपके रूट था, जिस रूट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा कि जो हमने लैंड रूट कहा, जो हमने ट्रेडिशनल आपके लैंड रूट की हमने बात की, ग्रीस और रोम के साथ निशा किसने ट्रेड किया था? तो ग्रीस और रोम के साथ भारत आपको 6वीं शताब्दी तक ट्रेड करता था, लेकिन 6वीं शताब्दी के बाद जो रोम साम्राज्य का पतन हो गया, तो उसके बाद भारत के जो संबंध थे ग्रीस के साथ, रोम के साथ, वो टूट गए। तो वो जो संबंध टूटा हुआ था, जो ब्रेकअप हुआ था, उसको फिर से कनेक्ट करने का काम किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, तो हम पुर्तगालियों तक आकर के हम रुक गए थे, और हम देखना चाहते थे कि भारत में किस किस रास्ते से प्रवेश किया जा सकता था। तो मैंने बोला कि ये जो लैंड रूट मैंने आपको बताया,
कि लैंड रूट से प्रवेश किया जा सकता था, कैसे प्रवेश किया जा सकता था ये भी हमने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया वाटर रूट से प्रवेश किया जा सकता था और कैसे प्रवेश किया जा सकता था, तो ये भी हमने आपको बताया। लेकिन दिक्कत की क्या बात थी कि प्रवेश तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे लेकिन भाई आप वो जगह खाली हो तभी तो प्रवेश कर सकते हैं, तो जगह खाली क्यों नहीं था? यही तो हमारे और आपके मन में सवाल है, यही तो हमारे और आपके मन में सवाल है। इसलिए खाली नहीं था कि 15th सेंचुरी तक, अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो अरब है उस अरब का प्रचार प्रसार, अरब का प्रसार आपके बहुत ही ज्यादा हो गया और अरबों ने इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर, यानी दोनों के दोनों रूट पर पूरे तरीके से आपके नियंत्रण कर लिया। यानी लैंड रूट पे भी आपके नियंत्रण कर लिया और वाटर रूट पे भी आपके नियंत्रण कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जिस आपके रूट से पहले यूरोपियंस आपके एंशिएंट टाइम में रोमन एम्पायर के समय में भारत आते थे, अब उस रूट से ये नहीं आ सकते, अब वो इस रूट से नहीं आ सकते हैं। ना ही जिस मैंने रूट को बताया, ना ही उस लैंड रूट को यूज कर सकते हैं यूरोपियंस, ना ही वाटर रूट को यूज कर सकते हैं यूरोपियंस। अब समस्या यहीं पे खड़ी है। इसी बीच में क्या हुआ कि तुर्कों का और ज्यादा आपके जो प्रभाव है वो बढ़ गया। आपने बोला कि सर कैसे बढ़ गया? आप लोगों को याद होगा 1453 कुस्तुनतुनिया, यानी क्या किया कि जो उस्मानिया एम्पायर था, उस्मानिया जो एम्पायर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस्मानिया को ही हम लोग ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, उस्मानिया को ही हम लोग ऑटोमन आपके नाम से जानते हैं। तो उस्मानिया कहिए या आपके ऑटोमन तुर्क कहिए, इसने क्या कर दिया तो कुस्तुनतुनिया का पतन कर लिया। इसका मतलब है कि कुस्तुनतुनिया को इसने 1453 में आपके जीत लिया। कुस्तुनतुनिया को क्या कर लिया भाई? तो कुस्तुनतुनिया को आपके जीत लिया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर ये कुस्तुनतुनिया क्विंस्टेंटाइन को जीतने के बाद कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, तो इसका मतलब क्या है कि कुस्तुनतुनिया को डिफीट करके अब ये जो आपके ऑटोमन एम्पायर है उसका इसके ऊपर आपके नियंत्रण हो गया, उसका इसके ऊपर आपके नियंत्रण हो गया, उसका इसके ऊपर आपके कंट्रोल हो गया। आपने बोला कि चलो ठीक है सर नियंत्रण हो गया, इससे क्या होगा? तो ये धीरे धीरे अब इस जीत के बाद ये जो आपके तुर्क हैं, ये जो आपके उस्मानिया तुर्क हैं, जो ऑटोमन तुर्क हैं, ऑटोमन एम्पायर जो है, वो अब धीरे धीरे क्या करने लगे तो स्लोली पूरे के पूरे कंप्लीट आपके साउथ वेस्ट एशिया, पूरे के पूरे कंप्लीट आपके साउथ वेस्ट एशिया के बारे में बात करें, पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट यूरोप के बारे में बात करें, तो साउथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप के ऊपर इनका जल्दी से क्या होने लगा? कैप्चर होने लगा। क्या होने लगा भाई? कैप्चर होने लगा। इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर इनका नियंत्रण होने लगा, इनके ऊपर इनका अधिकार होने लगा, इनके ऊपर इनका नियंत्रण होने लगा, इनके ऊपर इनका अधिकार होने लगा। अब भाई बताओ, इसका मतलब है कि यूरोप की शक्ति अब इन पूरे क्षेत्रों में, इन पूरे मार्गों पर एक तरीके से क्या हो गई भाई? यानी इसका सीधे तौर पे ये मतलब हो गया कि भाई कैप्चर करने के बाद जो आपके ट्रेड वे था, जो आपके व्यापार मार्ग था, उसको इन लोगों ने, तुर्कों ने क्या कर दिया तो यूरोपियंस के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया। अब बात समझ में आया? तो पूरे तरीके से आपके बंद कर दिया। तो जो रूट मैंने आपको दिखाया, जिस रूट से आप आ सकते थे, उस रूट को कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद आपके ऑटोमन एम्पायर ने पूरे तरीके से यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया। यानी अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यही वो कॉन्स्टेंटिनोपल है जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? कुस्तुनतुनिया कहते हैं। तो इस कुस्तुनतुनिया के ऊपर ये जो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे आपके ऑटोमन साम्राज्य को, तो इसके ऊपर नियंत्रण के बाद, इसके ऊपर आपके जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का कैप्चर हुआ, जैसे ही आपका नियंत्रण हुआ,
तो जो रास्ते मैंने आपको बताया कि यूरोप से भारत तक पहुंचा सकता था, वो रास्ते यूरोपियंस के लिए क्या हो गए, तो वो रास्ते यूरोपियंस के लिए आपके बंद हो गए। इसका मतलब क्या है, जब आपके एक रास्ते बंद होते हैं, जीवन में बताया जाता है कि एक रास्ते जब आपके लिए बंद होते हैं तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं। इसका मतलब कि अब यूरोपियन कंट्रीज को यह सोचना था, अब आपके यूरोपियन कंट्रीज को यह सोचना था कि हम कैसे भारत तक पहुंचे। अब यूरोपियन कंट्रीज के सामने ये आपकी ये क्वेश्चन था कि हम कैसे आपके भारत तक पहुंचे, कैसे हम भारत तक पहुंचने का, ये एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजे। अब यूरोपियन कंट्रीज को किसके साथ व्यापार करना था, इंडिया के साथ व्यापार करना था। जिस रास्ते से एंशिएंट टाइम में वो आते थे वो रास्ता छिन गया, उस रास्ते के ऊपर आपके तुर्कों का, अरबों का आपके क्या हो गया भाई, अधिकार हो गया। तो इंडिया और अब आपके ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कैसे किया जाएगा, इसके साथ ट्रेड कैसे होगा, इसके साथ व्यापार कैसे होगा, और व्यापार के लिए हमको यहां पे पहुंचना पड़ेगा, और पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक नए तरीके का जल मार्ग खोजना पड़ेगा। नए तरीके का अब क्या करना पड़ेगा, वाटर रूट खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी भी स्थिति में आपको समझने की जरूरत है, लैंड रूट से तो यहां पे आना संभव नहीं है। वाटर रूट से आप आ सकते थे, तो उस वाटर रूट के ऊपर भी आपके तुर्कों का आक्रमण हो गया, अरबों का अधिकार हो गया, यानी उससे भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमें भारत आना है, हमें आपके एशिया में आना है, क्योंकि हमें व्यापार करना है। तो इसीलिए अब हमें नए आपके जल मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। यानी जो यूरोपियंस थे वो मोर कीन टू फाइंड, यानी जो यूरोपियंस थे अब बहुत ही ज्यादा उनको पता लग गया कि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, तो मोर कीन टू फाइंड डायरेक्ट सी रूट, डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। अब एकदम चाहते थे कि भाई अब हमें एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा जो सीधे हमको भारत में पहुंचा दे, जो सीधे हमको भारत में पहुंचा दे। अब आपने बोला कि सर ये इतने बेचैन क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इनके बेचैनी के पीछे हम कारण नहीं समझ पा रहे, उस कारण को थोड़ा एक बार आप हमें समझाने का कष्ट कीजिए। वो बेचैनी का कारण ये है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उस बेचैनी के पीछे कि भाई क्यों, कारण क्या है, क्यों ये इतना परेशान है कि अगर हम भारत नहीं पहुंचे तो हमें बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कारण क्या था, तो कारण क्या था, कारण अब एक एक करके समझिए। कारण ये था कि यूरोप को क्या चाहिए था, गरम मसाला। यूरोप को क्या चाहिए था, एक तरीके से आपके स्पाइसेस चाहिए थे, मसाला। और वो मसाला कहां से मिलेगा, तो वो मसाला पूरे तरीके से यूरोप इस मसाले के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे, उन देशों पर यूरोप पूरे तरीके से निर्भर था, उन देशों पर यूरोप पूरे तरीके से आपके निर्भर था। इसका मतलब है कि अगर आप यहां पे नहीं पहुंच पाओगे तो ये मसाले कहां से मिलेंगे, ये काली मिर्च कहां से मिलेगी, ये इलायची कहां से मिलेगी, ये लौंग कहां से मिलेंगे, ये आपके ये जो दालचीनी है वो कहां से मिलेंगे। इसी कारण से उनको न्यू वाटर रूट खोजने की आपकी जल्दीबाजी थी। अब बात समझ में आ गया। तो ये जो आपके मन में ये सवाल था कि सर ये क्यों इतना परेशान थे, क्यों इतना जल्दी से खोजना चाहते थे, कि चाहते थे कि जल्दी में हम लोग एक डायरेक्ट सी रूट को खोज दे कि हम इन देशों में, इन क्षेत्रों में आपके पहुंच जाए। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है सर, हम इस बात को समझ गए कि यूरोप को चाहिए था मसाला, और उस मसाला की पूर्ति आपके साउथ ईस्ट एशिया से हो सकता था, लेकिन ये सर भारत में इन्होंने अपने इंटरेस्ट को कैसे देखा। तो देखो, भारत के बारे में अलग अलग आपके इतिहास के सोर्सेज से, अलग अलग यात्रा विवरण से यूरोपियंस भारत को जानते थे, इंडिया को जानते थे, और वो इस बात को जानते थे
वो इस बात को जानते थे कि भारत बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, धनवान है। भारत क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा आपके धनवान है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है, सोने की चिड़िया है। और दूसरा, भारत से हमको क्या मिल सकता है, मसाला मिल सकता है। ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, भारत इनकी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता था, इनकी आवश्यकता। इसीलिए ये जो भारत से ट्रेड करने की जो इनकी प्रबल इच्छा थी, भारत से जो इनकी ट्रेड करने की जो प्रबल इच्छा थी, वो और ज्यादा आपकी बढ़ गई। और इसी के कारण, यही कारण था कि यूरोपियंस आपके कहां पे आ गए, तो यूरोपियंस अब आपके इंडिया में आ गए। अब यूरोपियंस आपके इंडिया में आ गए, तो कैसे वो रास्ते खोजते हैं, क्या करते हैं, उन सभी बातों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और हम लोग भारत में पुर्तगालियों को लेकर के आएंगे और देखेंगे कि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में क्यों आ पाए। तो बात समझ गए। तो यूरोपियंस को एक मार्केट चाहिए था, यूरोपियंस को अपनी जो मसाले हैं वो चाहिए थे, यूरोपियंस को धन चाहिए था। उसके लिए वो जल्दीबाजी में थे, क्योंकि वो जो रास्ते थे, जिस रास्ते से वो भारत आ सकते थे, वो सारी के सारे रास्ते आपके क्या कर लिए गए थे, अरबों के द्वारा और तुर्कों के द्वारा आपके क्या कर लिए गए थे, तो उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। तो कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक आपके शुरू करेंगे वो क्या करेंगे कि भारत में पुर्तगाली ही सबसे पहले क्यों आते हैं, और आने के बाद किस तरीके से यहां के संसाधनों का दोहन करते हैं, किस तरीके से अपने आप को धनी बनाते हैं, और पुर्तगालियों को देख करके कैसे यूरोपियंस अदर जो आपकी कंट्रीज हैं वो भारत में आना शुरू करती है। हमें पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जरूर आप सब लोग बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे लिए, मेरी आपकी एनर्जी के लिए, मेरे मेहनत करने की जो आपकी एक उत्साह होती है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक बार हम लोग इस क्लास को अब खत्म कर रहे हैं। तो आप सब लोग एसएलवी पे जुड़े, आप सब लोगों का एसएलवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार मेरे जाने से पहले अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को पूछ लीजिए। कोई भी आपको अभी तक की बातों में शुरू से लेकर के अंत तक किसी भी बात में कहीं पे भी कोई डाउट है तो एक बार आप हमसे पूछ लीजिए। अगर एवरीथिंग इज क्लियर तो एक बार क्लियर सर लिख दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो नाइस सर लिख दीजिए। जो भी आपका मन है वो लिख दीजिए। अगर कहीं पे आपको लगे कि सर यहाँ पे डाउट है, या यहाँ पे आप अच्छे से नहीं बता पा रहे हो, या यहाँ पे सर और अच्छे से बताया जा सकता था, तो उसको भी आप हमें बताएं, क्योंकि आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जल्दी बता दो कि आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी। आपने इस तरीके से कभी भी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा होगा। इस तरीके से सीधे लोग कह देते हैं कि भाई भारत में व्यापार करने के लिए आए, लाभ था। अरे भाई कैसे आए, क्यों इनको नया रास्ता खोजना पड़ा। हम क्यों कहते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत तक पहुंचने के रास्ते खोजे, क्या पहले से रास्ते नहीं थे। वो भारत में आने को इतना इच्छुक क्यों थे, एशिया में आने को इतना इच्छुक क्यों थे, वहां पे आपके यूरोप में क्या हो रहा था। इन सभी परिस्थितियों को अगर आप समझेंगे तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और देखना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे तो आपके लिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन, मैं आपको ये कह देता हूं कि आप इस क्लास को लेने के बाद किसी भी भारत के एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैं खुद यहाँ पे क्वेश्चन करवा के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम आप लोगों से फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे बाद में भी क्लास को देखेंगे उन सब लोगों का काम है कि इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं सबका फीडबैक पढ़ता हूं। अगर आप लोगों का कोई सजेशन भी होगा तो उसको भी मैं करूंगा, लेकिन हम स्पीड को, अपने तरीके को इसी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। और इसको पीडीएफ आप लोगों को इस क्लास का मिल जाएगा। पहली वाली क्लास का पीडीएफ हमसे बन नहीं पाया था, लेकिन इस वाली क्लास का पीडीएफ मैं आप लोगों को बना करके भेज दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।